नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर देहरादून बनेगी एडमिन सिटी। एक ही परिसर में होंगे सरकारी भवन और दफ्तर। 6000 करोड़ रुपए की आएगी लागत। आपदा प्रबंधन विभाग में बड़ा गड़बड़ झाला। अपने कर्मचारियों को विभाग ने नियमों के विरुद्ध अधिक वेतन बांट डाला। बीजेपी नेता ने किया मामले का खुलासा। देहरादून में चंद घंटों की बारिश ने खोले स्मार्ट सिटी के कामों की पोल। कई इलाकों में बनी जलभराव की स्थिति। सड़कों पर बहते दिखे वाहन, घंटों लगा जाम। और डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। अस्पतालों में बनाए गए अलग से आइसोलेशन वार्ड। बरसात में लोगों से भी सावधान रहने की अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। स्मार्ट सिटी के साथ साथ अब राजधानी देहरादून एडमिन सिटी भी बनने जा रही है। जी हां, सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर देहरादून को एडमिन सिटी बनाया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 6000 करोड़ रुपए आएगी। क्या कुछ खास रहने वाला है इस एडमिन सिटी में, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अब आपका शहर एडमिन सिटी भी बनने जा रहा है। जी हाँ, स्मार्ट सिटी के बाद अब उत्तराखंड सरकार सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर देहरादून को एडमिन सिटी बनाने की तैयारी में है। सरकार राजधानी देहरादून के विकास को लेकर पूरी तरह से सजग हो चुकी है और यही वजह है कि दून को अब एडमिन सिटी बनाया जाएगा, जहां एक ही परिसर में सरकारी भवन होंगे और सभी विभागों के दफ्तर भी होंगे, जहां मंत्री, नेता और अधिकारी अब आपको एक ही परिसर में मिलेंगे। आम जनता को अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं घूमना पड़ेगा। अब एक ही परिसर में आपके काम बेहद ही आसानी से हो सकेंगे, जहां आपको अधिकारी भी मिलेंगे और आपके नेता और मंत्री भी। जी हां, एडमिन सिटी में रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन, राज्य सचिवालय, सभी निदेशालय और अन्य विभागों के दफ्तर एक ही छत के नीचे होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर देहरादून को एडमिन सिटी बनाए जाने पर चर्चा की है, जिसके तहत प्रदेश की पहली एडमिन सिटी देहरादून रायपुर क्षेत्र में बनाई जाएगी। और अगर ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता है तो एडमिन सिटी के तहत विधानसभा भवन, राज्य सचिवालय, निदेशालय और अन्य विभागों के दफ्तर एक ही परिसर में आ जाएंगे। अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर मंत्री, विधायक, अफसर और कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी भी एक ही जगह स्थापित होगी। इस प्रोजेक्ट पर 6000 करोड़ का निवेश होगा और शासन की माने तो जब तक मास्टर प्लान अस्तित्व में नहीं आता तब तक रायपुर क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। जहां एक तरफ राजधानी देहरादून में विकास की बयार बहेगी तो वहीं आम जनता के काम भी आसानी से हो सकेंगे। इसके साथ ही बाहरी क्षेत्र में सरकारी दफ्तरों के बन जाने से शहर में यातायात का दबाव भी कम होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम जनता के लिहाज से ये एडमिन सिटी आने वाले समय में काफी लाभकारी साबित हो सकती है। राज्य में उत्तराखंड कृषि एवं उद्यान विभाग में महानिदेशक की नियुक्ति पर विचार चल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि दोनों विभागों के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी और जिसके तहत दोनों विभाग महानिदेशक को रिपोर्ट करेंगे। जोशी ने यह भी कहा है कि इस कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपको बता दें कि उद्यान विभाग में हुए घोटाले के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महानिदेशक को सस्पेंड कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव से बात करके सैद्धांतिक सहमति हुई है। हम एक डीजी की पोस्ट, डीजी एग्रीकल्चर हमने क्रिएट की है, जो दोनों हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को देखेंगे और भविष्य में जो घटनाएं घटी हैं उनकी प्राप्ति हो, इसलिए हमने इस पोस्ट को क्रिएट किया है। और हमारी कोशिश होगी 7 तारीख को कैबिनेट में हम उसकी स्वीकृति कराएंगे और डीजी का पद जो है यहाँ पर सही। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग ऐसा विभाग है जो वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर से आपदा प्रबंधन विभाग में कई कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की तुलना में दोगुने से ज्यादा वेतनमान दे दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसको सबने हैरत में भी डाल दिया। और इस मामले को उजागर किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के नेता ने ही किया है। रिपोर्ट देखिए। आपदा प्रबंधन विभाग में बड़ी गड़बड़ी, अपने कर्मचारियों पर मेहरबान विभाग, जनता के पैसों की मची लूट,
कर्मचारियों को अधिक वेतन देने में छूट। उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन विभाग में बड़ी गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मौजूदा समय में उत्तराखंड में करीब 30,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, जिन्हें 2200 से 2400 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का मानदेय सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपदा प्रबंधन विभाग में प्रदेश के अन्य सभी विभागों की तुलना में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को 4600 ग्रेड पे दिया जा रहा है। तुलनात्मक रूप से देखें तो प्रदेश के अन्य विभागों में जहां डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को 40 से 50 हजार के बीच वेतन दिया जा रहा है, तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का वेतन 1 लाख रुपए के लगभग है। साल 2016 से नियमित रूप से आपदा प्रबंधन विभाग के 4 कर्मचारियों को अधिक वेतन दिया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। अब इस मामले को बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने उजागर किया है और मोर्चा खोल दिया है। रविंद्र जुगरान का कहना है कि ये जनता के पैसों की लूट है और हरीश रावत सरकार में ये फैसला हुआ था, जिससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसीलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्य सचिव से लेकर कोषागार समेत अन्य जगह पर की है, जिसका संज्ञान कोषागार के द्वारा लिया गया है। ऐसा है, प्रदेश में लगभग 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। आपदा प्रबंधन विभाग में 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर को वर्ष 2016 यानी हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल से उनको 1 लाख रुपया प्रति माह मिल रहा है। 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर तो 2400 के या 2200 के स्केल पे काम कर रहे हैं, ये 2 लोग 4600 के स्केल पे काम कर रहे हैं। तो वेतन निर्धारण में गड़बड़ी की गई है, अनियमितता की गई है, जानते बूझते सोच समझकर वित्त विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ये इनकी गड़बड़ी है, इन्होंने गड़बड़ी की है। मैंने माननीय मुख्य सचिव के साथ साथ सभी संबंधित सचिव, कोषागार, ट्रेजरी, साइबर, अपना जो है साइबर ट्रेजरी, इसके साथ साथ महालेखाकार, इन सब लोगों को समय से अवगत करा दिया है कि भाई ऐसा ऐसा जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे का खुलेआम लूट मची हुई है। वहीं पूरे मामले को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि पूर्व में कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन विभाग में नियमितीकरण किया गया था। इस दौरान जो जीओ जारी हुआ था, उसी के तहत वेतन दिया जा रहा था। देखिए, ये पूर्व में इनको रेगुलराइज किया गया था और उनको जो रेगुलराइज करने का जो जीओ था शासन का, जो वित्त विभाग की सहमति से जीओ जारी हुए थे, उसी के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया था। अभी जो मुद्दे उठे हैं उसमें वो जीओ के सापेक्ष ही वो उनको वेतन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर यूएसडीए में कि किसी की गलती नहीं उसमें मानेंगे। अगर कहीं गलती हुई है तो शासन से हुई है, अगर हुई है तो इसमें हमने अपने फाइनेंस कंट्रोलर को बोला है, इसमें आप देख लें कि क्या इश्यूज़ है, क्यों इनको ज़्यादा मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो, और उसके बाद उसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी फिर वित्त विभाग की हम परामर्श लेकर हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड सरकार एक तरफ जहां कर्ज लेकर कर्मचारियों का वेतन देती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से मामला उजागर हुआ है, जो वास्तव में हैरान करने वाला है। अब ऐसे मामलों की जांच बेहद जरूरी है, लेकिन इस तरीके से अगर कई और मामले सामने आते हैं तो वास्तव में प्रदेश की आर्थिकी को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, जिसको लेकर सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। 12 जुलाई को कई संगठन समान नागरिक कानून के खिलाफ राजभवन का कूच करेंगे। प्रदर्शन को लेकर संगठनों से जुड़े सदस्यों ने बताया है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद कई जाति, धर्म और अल्पसंख्यक की परंपरा, संस्कृति बाधित होगी। सदस्यों का कहना है कि सरकार उत्तराखंड के राज्य हित के मुद्दों से बचने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुद्दा बना रही है। कर दिया है वो एक यूसीसी कह के लोगों को गुमराह कर रही है सरकार नहीं बता रही है कि कौन कौन से बिंदु हैं जिन बिंदुओं पे सरकार यूसीसी लाना चाहती है। आपको पता है, आप तो पत्रकार बंधु समझदार हैं, या पूरी जनता ये चीज़ देख रही है। सिर्फ यूसीसी कह के आप डरा रहे हैं लोगों को। आप कह रहे हैं सिर्फ कि एक हवा बना के एक विशेष समुदाय को या विशेष लोगों को आप डराने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी यूसीसी लेके आ रहे हैं जी, हम यूसीसी लेके आ रहे हैं जी।
आपके पास मुद्दा नहीं रहा राम मंदिर का, आपके पास मुद्दा नहीं रहा बाकी, अब 370 नहीं रहा आपके पास, बहुत सारी चीजें आपके पास रही नहीं, अब आप ले दे के बसता है आपके पास यूसीसी। राजधानी देहरादून में चंद घंटों की बारिश ने शहर की व्यवस्था और स्मार्ट सिटी के कामों की पोल खोल कर रख दी है। लगातार हुई बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव की भयानक स्थिति देखने को मिली है और लोग परेशान होते दिखाई दिए। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश में बह गई दून स्मार्ट सिटी, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, सड़कों पर बहते दिखे लोगों के वाहन, स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाएं हुई बेनकाब। मानसून का सीजन है तो जाहिर सी बात है बरसात होगी ही, मगर बारिश से पहले शासन प्रशासन की तरफ से मानसून को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दावे किए जाते हैं। ठीक उसी तरह राजधानी देहरादून में भी बरसात को लेकर पूरे इंतजाम करने की बात कही गई थी। कहा गया था कि स्मार्ट सिटी के चलते देहरादून में बारिश के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। खैर, कुछ भी कहने से पहले हम आपको स्मार्ट सिटी देहरादून की एक तस्वीर दिखाते हैं। ये हालात स्मार्ट सिटी देहरादून में आज के ही है और चंद घंटों की बारिश के बाद के हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी किस तरह से बारिश में बहती नजर आई। लोगों के वाहन सड़कों पर खड़े थे, मगर जलभराव की ऐसी भयानक स्थिति बनी कि उनके वाहन भी बहने लगे। जैसे तैसे करके लोगों ने हालात काबू में किए। आवागमन में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ा। घंटाघर, आराघर, धर्मपुर सहित कई जगहों पर भारी जलभराव की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से आवागमन भी बाधित हो गए। कई जगहों पर घंटों तक गाड़ियां भी फंसी रही और बदहाल व्यवस्थाओं के बीच आम जनता एकदम बेबस नजर आई। ऐसे में यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या यही स्मार्ट सिटी की हकीकत है? क्या इसी स्मार्ट सिटी को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को बदहाल व्यवस्थाओं से यूं ही गुजरना पड़ेगा? क्या पूरे बरसाती सीजन में इसी तरह स्मार्ट सिटी बारिश में बहती नजर आएगी, या फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को सिर्फ स्मार्ट धोखा ही मिलेगा? सवाल कई है, मगर जवाब में सिर्फ शासन प्रशासन की लेट लतीफी और लापरवाही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। पहाड़ से मैदान तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कई जगहों पर रास्ते भी ठप पड़े हैं। वहीं नदी नाले भी अपने उफान पर है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी जनपद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम निदेशक विक्रम चौहान का कहना है कि 3 जनपदों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर लैंडस्लाइड वाले इलाके और नदी नालों के जो किनारे लोग रहते हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। और देख रहे हैं कि आज अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिल रही है और कल भी जो है जो एक्टिविटी वो अच्छी रहने वाली है प्रदेश में। 6 तारीख के लिए भी अगर बात करें तो ये 2 दिन अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में दिख रही है। और इसमें विशेषकर अगर हैवी से वेरी हैवी रेंस की बात करें तो हमारे देहरादून, टिहरी और पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो देहरादून से जो लगे हुए एरियाज हैं आपके टिहरी के और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनमें ज़्यादा संभावना इस तरह की एक्टिविटी की है। जो हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है वो मिल जाएगी आज और कल में 2 दिन जो है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दरअसल बदले मौसम के साथ ही डेंगू के फैलने का खतरा भी बढ़ चुका है। मौजूदा वक्त में डेंगू से ग्रस्त मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो दोनों अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक वाई रिजवी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं। साथ ही ब्लड बैंक में भी ब्लड के अलावा प्लेटलेट्स की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, डेंगू का जहाँ तक सवाल है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल डेंगू के मरीज अभी अपेक्षाकृत कम ही आए हैं दोनों अस्पताल में। चंद मरीज अभी तक डिटेक्ट हुए हैं जो डेंगू पॉजिटिव आए हैं और कोई भी फैटल केसेस अभी हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं आया है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सीज़न जो है वो डेंगू का ही होता है, लगभग जून जुलाई से लेकर के नवंबर तक का सीज़न, इसीलिए अस्पताल में स्पेशल डेंगू और चिकनगुनिया दोनों का एक अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है।
उत्तराखंड एसटीएफ ने यूपी के बरेली से इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि 13 अप्रैल को आरोपी अपने साथियों के साथ गोमांस की तस्करी कर रहा था। पुलिस को भनक लगने पर आरोपियों को पुलभट्टा थाना पुलिस ने फार्म कट के पास रोका। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने की भी कोशिश की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार थे। देखिए, अप्रैल 2023 में थाना पुलभट्टा जनपद उधम सिंह नगर में एक घटना घटित हुई थी जिसमें कि कुछ गौ तस्कर थे जो गौमांस लेकर जा रहे थे और इनके द्वारा जब पुलिस टीम के द्वारा इनको रोका गया था तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसमें से एक गौ तस्कर को मौके पर पकड़ा गया था, बाकी 3 लोग फरार हो गए थे और इस संबंध में मुकदमा वहाँ पर 307 और गवर्नमेंट अधिनियम में पंजीकृत कराया गया था। तो इसी मामले में जो एक इनामी था जिसका 25,000 रुपये का इनाम था वो काफ़ी समय से फरार चल रहा था। उसको एसटीएफ कुमाऊं की टीम के द्वारा पकड़ा गया जिसका नाम यूनुस है और ये मूल रूप से बरेली का रहने वाला है और इसकी आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस पर गौ तस्करी के और मारपीट के कई संगीन मामले दर्ज हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर देहरादून बनेगी एडमिन सिटी। एक ही परिसर में होंगे सरकारी भवन और दफ्तर। 6,000 करोड़ रुपए की आएगी लागत। आपदा प्रबंधन विभाग में बड़ा गड़बड़ झाला। अपने कर्मचारियों को विभाग ने नियमों के विरुद्ध अधिक वेतन बांट डाला। बीजेपी नेता ने किया मामले का खुलासा। देहरादून में चंद घंटों की बारिश ने खोले स्मार्ट सिटी के कामों की पोल। कई इलाकों में बनी जलभराव की स्थिति। सड़कों पर बहते दिखे वाहन, घंटों लगा जाम। और डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। अस्पतालों में बनाए गए अलग से आइसोलेशन वार्ड। बरसात में लोगों से भी सावधान रहने की अपील।